स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जयदीप सिंह भारतीय सेना के रिटायर्ड सैनिक थे। विवाह के 20 वर्ष बाद बड़ी मन्नतों के बाद उनको एक बेटी हुई। उसका नाम उन्होंने दिव्या रखा। ग्रेजुएशन करने के बाद अब जयदीप सिंह को बेटी के विवाह की चिंता होने लगी और उन्होंने बेटी के लिए वर खोजना शुरू किया। फाइनली धीरज उनको दिव्या के लिए सही लगा। 25 वर्षीय धीरज एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और हाल ही में उसकी सरकारी नौकरी लगी थी। दोनों परिवारों ने रिश्ता पक्का करने की सोची और सगाई का दिन निश्चित किया। फिर सगाई हुई और विवाह के लिए 3 महीने बाकी थे। सगाई के बाद ही धीरज दिव्या को घुमाने ले जाने लगा, कभी शॉपिंग के बहाने, कभी मूवी देखने। 3 माह कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और विवाह का दिन आ गया। विवाह के एक दिन पूर्व धीरज के पिता ने दिव्या के पिता को फोन किया कि धीरज के नाम से उनको एक प्लॉट लेना है और उसके लिए आपको आज ही 10 लाख रुपए देने होंगे। ये सुन के जयदीप सिंह को बड़ा धक्का लगा। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। जयदीप सिंह के पास इतना रुपया नहीं था, लेकिन जयदीप ने बेटी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने दिव्या की मां को जब ये बात बताई तो वो भी बहुत परेशान हो गई और फिर दिव्या की मां ने बड़ी हिम्मत करके दिव्या को ये सारी बात बता दी। तो दिव्या को भी इस बात से एकदम से विश्वास नहीं हुआ। उसने धीरज को फोन किया और ये बात पूछी तो धीरज बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पापा को मना लूंगा। लेकिन 2-4 दिन वो इसी तरह झांसे देता रहा और फिर कुछ दिन बाद एक लड़की के साथ उसका विवाह हो गया। दिव्या बहुत टूट चुकी थी। वो अब खामोश और उदास रहती थी। खैर धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा और फिर दिव्या ने एमए का फॉर्म भरकर कॉलेज जाना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक जब वो कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में उसको धीरज दिखा। वो उदास था, आंखों में आंसू भरे थे। दिव्या कुछ समझ नहीं पाई। धीरज ने कहा, मेरे पिता बहुत बुरे आदमी हैं। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरा विवाह कमलेश के साथ कर दिया। मैं कमलेश को अपनी पत्नी नहीं मानता और उससे अलग रहता हूं। मेरा पहला प्यार तुम हो और हमेशा रहोगी। इतना सुनते ही दिव्या भी रोने लगी और उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या क्या गुजरी मैं तुम्हें कैसे बताऊं। कई बार आत्महत्या करने की सोची, फिर माँ बाप की शक्ल देखती रुक जाती थी क्योंकि इनका मेरे सिवा कोई भी नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे उनका मिलने का सिलसिला चलने लगा। दिव्या के माता पिता को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन दिव्या के पिता सब्जी लेकर घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा दिव्या को किसी ने बाइक से घर के पास ड्रॉप किया। तो घर आकर उन्होंने पूछा कि वो कौन था। तो दिव्या ने बोला कि पापा, वो धीरज था और आपको क्या बताऊं, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी से वो तलाक लेना चाहता है। वो बस मौका ढूंढ रहा है। जैसे ही तलाक होगा हम दोनों शादी कर लेंगे। दिव्या के पिता और माँ बहुत ही परेशान हो गए।
वो समझ ही नहीं पाए कि दिव्या को किस तरह समझाएं। उन्होंने दरअसल आज तक उसको कभी डांटा भी नहीं था। तो फिर दिव्या की माँ ने हिम्मत करके कहा कि ठीक है बेटा, अगर वो तलाक ले रहा है तो उसके बाद वो तुमसे शादी करना चाहता है तो फिलहाल तुम उससे मत मिलो। जब वो तलाक ले लेगा उसके बाद आप उससे मिल लेना, उसके बाद शादी कर देंगे आपकी। तो लेकिन दिव्या ने वो बात नहीं मानी और वो लगातार उससे मिलती रही। जयदीप बड़ी चिंता में रहते थे क्योंकि उनको सारी सूचना थी कि दिव्या धीरज से मिल रही है। जयदीप जी ने धीरज को फोन किया और उससे मिलने का समय मांगा, लेकिन वो उनको टालता रहा और उनको समय नहीं दिया। एक दिन फिर धीरज की अनुपस्थिति में जयदीप जी उसके घर चले गए। वहां पर उन्होंने देखा उसकी बड़ी सुंदर और सुशील बहू ने उनका बड़ा सत्कार किया, चाय पिलाई और जयदीप के पूरे सम्मान उन लोगों ने किया। तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं रही और जयदीप बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गए। घर आके भी वो चिंता में पड़े रहे कि अब क्या करूं, कैसे करूं। अचानक उनको अपने दोस्त मदन सिंह का ख्याल आया, जो कि इलाके में समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। हर एक के सुख दुख में खड़े होने वाले आदमी हैं। तो वो उनके पास चले गए और उन्होंने बताया कि भाई साहब देखो किस तरह से धीरज उनकी भोली भाली बेटी की भावनाओं से खेल रहा है। अच्छा, मदन जी मेरे मित्र भी थे, तो उन्होंने कहा अब आप चिंता मत करो, और उन्होंने मेरा नंबर जयदीप को दे दिया और कहा इनसे सारी बात कर लीजिएगा आप, आपका काम हो जाएगा। फिर जयदीप सिंह जी ने मुझे फ़ोन किया और सारी जो घटना है वो बताई कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, अभी क्या सिचुएशन है। तो मैंने उनसे दिव्या का फ़ोन मांगा और कहा कि आप उसे मत बताना कि मेरी आपसे कोई बात हुई है। और फिर मैंने दिव्या को फ़ोन किया कि बेटे मदन जी से मैंने आपका नंबर लिया है क्योंकि आप कॉलेज जाती हो। हमारी एक सरकारी महिला जन कल्याण योजना के लिए हमारे अपार्टमेंट में एक थोड़ा फ्लैट की महिलाओं से मिलना है, उन्हें इस योजना के बारे में समझाना है। तो 8-10 कॉलेज की लड़कियां आप मेरे लिए इंतज़ाम कर दो, 1000 रुपये पर हेड के हिसाब से बेटे मैं दे दूँगी। लेकिन ये था कि कल तो तुम लोगों ने आना ही है, लेकिन आज ज़रा तुम मेरे पास आ जाती, थोड़ा बैठ के कर लेते कैसे क्या करना है, थोड़ा बहुत तुम्हें एडवांस भी दे देती। तो वो बोली ठीक है मैं आपके पास पहुँच रही हूँ, और वो मेरे ऑफिस आ गई। जब मैंने उसे देखा तो एक्चुअल में दिव्या सचमुच दिव्य स्वरूप थी, बहुत ही सुंदर। अच्छा, 5-10 मिनट उससे बातचीत करने के बाद हम लोग बहुत घुल मिल गए और मैंने फिर उससे मजाक में पूछा कि बेटा आप तो बहुत सुंदर हो, तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो जरूरी होगा। तो वो शर्माने लगी और उसकी नादानी और भोलापन उसकी हरकतों में मैं देख पा रही थी। फिर मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि बेटा शादी कब करोगी? तो बोली कि आंटी अभी कोई निश्चित नहीं है, 3 माह में भी कर सकती हूँ, 6 माह में भी कर सकती हूँ, 1 साल में भी कर सकती हूँ। मैंने कहा बेटा ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, कम से कम एक बात तो बताओ ये कब करोगी? तो वो कहने लगी कि आंटी दरअसल मेरी स्टोरी ये है कि मेरी जिससे सगाई हुई थी वो फिर उसके पापा ने ज़बरदस्ती किसी एक लड़की से उसकी शादी कर दी, ज़बरदस्ती उसको लड़की चेप दी, और वो दरअसल बहुत डिप्रेशन में चल रहा है, रात रात रोता है मेरे लिए, और वो कह रहा है कि बस वो मौका देख रहा है, वो जैसी तलाक लेगा तो उसके बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि यार बेटे आप इतने सुंदर हो, एक मैरिड ही मिला आपको? बोला नहीं मैरिड का क्या है मैडम जी, वो तो मुझे प्यार करता था, उससे ही मैंने पहली परिचय मेरा उसी से हुआ था। वो तो उसके पापा ने थोड़ा विलन बन के वो बीच में आ गए, वरना हमारा तो तब भी प्यार था, आज भी है। अच्छा, उसकी रहस्यमय बातों से मुझे इतना तो स्पष्ट हो चुका था कि बुरी तरह से बेवकूफ़ बनाई जा रही है। अच्छा, बात की गंभीरता को और गहराई को पकड़ते हुए मैंने पूछा कि बेटा बताओ और कहाँ कहाँ घूमते हो तुम लोग, किधर किधर जाते हो बताओ। थोड़ा हंसी मजाक में कहा।
बोली नहीं आंटी, बस ऐसे ही कभी मूवी चले जाते हैं, कभी हम लोग मॉल वगैरह में घूमने के लिए चले जाते हैं, और कभी कभी फिर शर्माने लगी, कभी कभी वो अपने दोस्त के पीजी में मुझे लेकर जाता है। तो मैं समझ गई कि उसने पूरी तरह से इसको कब्जे में कर लिया है। फिर मैंने उससे प्यार से कहा कि बेटा मुझे धीरज का नंबर दे दो, मैं उससे बात करूंगी, क्योंकि जैसे कि तू कह रही है कि तलाक वो लेगा, तो बेटा तलाक तो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, लेकिन मैं उसको तरीका बता दूंगी जिससे वो जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएगा और फिर तुझसे शादी कर लेगा। तो उसने मुझे धीरज का नंबर दे दिया। मैंने धीरज को फ़ोन किया तो उसने पहले तो उठाया नहीं, फिर मैंने दोबारा उसको फ़ोन किया, उसने उसके बाद भी नहीं उठाया। वो शायद मेरी आईडी देख चुका था, ट्रू कॉलर में देख लिया होगा। फिर उसने दिव्या को फ़ोन किया कि तू है कहाँ। उसने कहा एक महिला जन कल्याण योजना में मैं काम के लिए बात करने आई थी, एक दिन के लिए। तो दरअसल धीरज इतना चालाक था कि वो समझ गया था। उसने दिव्या को फिर फ़ोन पे पूछा कि इन आंटी को तू कब से जानती है। तो दिव्या ने बड़े भोलेपन से कहा कि अरे पागल, तुम गलत सोच रहे हो, आंटी बहुत अच्छी है, मैंने सारी आपकी और मेरी पूरी कहानी उनको बता चुकी हूँ, और वो हमें मदद करना चाहती है, और ख़ास तौर पे तलाक के मैटर में। उन्होंने मुझसे कहा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वो तरीके जानती है कि जिससे जल्दी तुम वहाँ से फ्री हो जाओ कमलेश के साथ से। उसके बाद धीरज ने उसका भी फ़ोन काट दिया। अच्छा, फ़ोन कटने के बाद वो इतना घबराने लगी कि इधर उधर फ़ोन मिला रही है, बहुत परेशान हो रही है। तो मैंने उसको कहा कि बेटा इतना परेशान होने की क्या बात है, अभी मिला लेगा, हो सकता है बाइक चला रहा होगा इसलिए नहीं उठा पाया होगा। बोला नहीं आंटी, उसने स्विच ऑफ कर दिया है। फिर वो रोने लगी। अच्छा, उसका शरीर कांप रहा था। मैं तुरंत अपनी चेयर छोड़ के उसके पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़ के मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया, और वो पूरा शरीर उसका कांप रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर वो ऑफिस के बाहर गई, और बाहर जाकर उसने धीरज के दोस्तों को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया कि धीरज मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, उसी बीच मैंने एक मैसेज करके इसके पापा को कह दिया कि आप हमारा ऑफिस आ जाइए। देखिए, भोले वाले और सच्चे लोगों की जब भावनाएं आहत होती हैं तो उस वक्त उन्हें बहुत ही मजबूत सहारा चाहिए, वरना बच्चे ऐसे टाइम पे सुसाइड तक कर लेते हैं। फिर उसके पापा मेरे ऑफिस आ गए। फिर 2 घंटे तक मैंने बाप बेटी को अपने पास बिठा कर रखा। हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। दिव्या के थोड़ा नॉर्मल होने पर फिर वो लोग वापस चले गए। दोस्तों, समय धीरे धीरे हर घाव को भर देता है। 1 वर्ष के बाद दिव्या का विवाह एक धनाढ्य परिवार में एक इंजीनियर के साथ हो गया। आज वो बंगलौर में है और बहुत खुश है। दोस्तों, जिन बच्चियों को घर में प्यार, सम्मान और खुशनुमा माहौल मिलता है, ऐसी बच्चियों की बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि झूठे, मक्कार और बहरूपिये उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करते। अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं, और अपने आसपास अगर कोई ऐसी घटना या किसी का शोषण करते हुए आपको कहीं दिखाई दे तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें, बल्कि ऐसी घटनाओं के वीडियो बना लेने चाहिए, और एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाना चाहिए। थैंक यू।